कारवार नाम का एक गांव था। उस गांव में हर साल एक प्रतियोगिता रखी जाती थी। एक बार मार्कंडे नाम के मंत्री के पास अजय और विजय नाम के दो नौजवान आते हैं। नौजवानों आओ, आज से मैं ही तुम लोगों को कला सिखाने वाला हूँ। तुम्हारी कई प्रकार के कला विभाग में प्रवृत्ता देखी है। तुम लोगों ने भी जन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपना कौशल दिखाया है, लेकिन एक बात है, तुम्हारे अभ्यास के बाद तुम दोनों में से किसी एक को ही मैं काम पर रख सकता हूँ। समझ गए? क्या ये तुम्हें स्वीकार है? जी मंत्री जी, आप चाहे कोई भी प्रतियोगिता रख लीजिए, हम हर प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। हाँ मंत्री जी, हमें अभ्यास का मौका मिल रहा है, यही बड़ी बात है। हम अपना कौशल जरूर दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है नौजवानों। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों न्याय की कला और मार्शल आर्ट में समान रूप से कौशल रखते हो, इसीलिए मैं तुम में से कौन ज्यादा उचित है ये मैं पता लगाने वाला हूँ। इसी वजह से मैं तुम दोनों के बीच एक प्रतियोगिता रखूंगा। तुम दोनों को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं? लेकिन हम तो अभी आए हैं ना मंत्री जी, क्या अभ्यास के बिना परीक्षा लेंगे? अभ्यास का मौका तो दीजिए। मंत्री होकर विचार बताना कुशलता की बात है, उसके लिए किसी परीक्षा की जरूरत नहीं। तुम अपनी कुशलता का कैसे प्रयोग करते हो, मेरे लिए यही पता लगाना जरूरी है। उचित समय पर सही फैसला लेने वाला इंसान ही इस पदवी के लिए चुना जाएगा, इसमें कोई संदेह तो नहीं। इसीलिए इस स्पर्धा में जीतने वाला इंसान तुरंत ही मेरे साथ दरबार में आ सकता है। ऐसा ही होगा मंत्री जी, आप हमें बताइए कि करना क्या है। उसके बाद मार्कंडे दो झोले लेकर आता है और दोनों नौजवानों को देकर कहता है, ये दो झोले हैं, दोनों जन एक एक झोला उठा लो। अजय, तुम दक्षिण की ओर रामपुरम में, और उसी तरह ये विजय पश्चिम की ओर शिवपुर में जाएगा। वहाँ मैंने जिसको कहा उसे ये झोला देकर, और ये झोला देने के बाद जो रसीद मिलेगी उस रसीद को लेकर दोनों मेरे पास आओगे। ठीक है मंत्री जी, लेकिन जिस शिवपुर के बारे में आपने बताया वो यहाँ से कितनी दूर है? तुम दोनों के लिए गांव इतनी दूर नहीं है। अगर अभी निकलोगे तो बहुत जल्दी ही पहुँच जाओगे। हाँ तो फिर ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। मार्कंडे के कहने पर वे दोनों झोला लेकर अपनी अपनी दिशा पर निकल पड़ते हैं, एक दक्षिण की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। फिर कुछ देर तक अपने रास्ते पर चलने के बाद अजय के मन में ये ख्याल आता है, ये क्या है? मंत्री ने तो कहा था कि रामपुरम बहुत पास में है, लेकिन मैं तो सुबह से चलता जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक गांव तो आया ही नहीं। सूरज सर पर है और बहुत गर्मी है, पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोचते हुए चलते वक्त उसे सौभाग्य से रास्ते में एक पुराना कुआं दिखता है। वो वहाँ तुरंत रुककर हाथ में जो झोला था नीचे रखकर कुएं का पानी पीकर अपने हाथ पैर धो लेता है। उसके बाद पास में जो पेड़ था वहाँ जाकर उसकी छांव में आराम करता है। तभी वहाँ से एक लड़का गुजर रहा होता है। उसे देखकर वो कहता है, जरा सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि क्या रामपुरम गाँव पास में ही है? वो यहाँ से कितनी दूर है, बता सकते हो? क्या कहा? तुम्हें रामपुरम जाना है क्या? किसने कह दिया कि वो गांव पास में है? वहाँ जाने में बहुत समय लगता है। इसी रास्ते से चलते जाओ, शाम तक जरूर पहुँच जाओगे। अच्छा, इसका मतलब गांव यहाँ से काफी दूर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पास में कोई गांव है क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है, वहाँ जाकर खाना खाने का कोई साधन मिल जाए तो। यहाँ आस पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा है तो सोचो गांव कैसा दिखेगा। तुम भाग्यशाली हो, इसीलिए तुम्हें कम से कम कुएं का पानी तो मिल गया। तुरंत रामपुरम के लिए निकल जाओ, वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वो लड़का वहाँ से निकल जाता है। लड़के की बात सुनकर अजय को मंत्री मार्कंडे पर गुस्सा आता है और वो खुद से बात करता है, एक दिन पूरा चलने पर भी उस गांव में पहुंच पाया नहीं, ऐसी गांव में तो भिजवाया है। उस मंत्री को इतनी समझ नहीं कि रास्ते में कहीं खाना नहीं मिलेगा, इस बात को बता दे, मैं खाना लेकर आता। वो ऐसे कैसे भेज सकता है मुझे? देखता हूँ झोले में तो कुछ नहीं है। इस तरह सोचकर झोले में हाथ डालकर अजय देखता है कि उसमें खाने की वस्तु है, यानी कि बहुत सारी चकलियाँ हैं। अजय को चकलियों के बीच एक रसीद दिखाई देती है। उसे निकालकर वो पढ़ता है, इसमें पूरे मिला के 100 चकली हैं। मैं इस नौजवान से भिजवा रहा हूँ, तुम इसे गिन लेना। उसके बाद आपको पूरे 100 चकली मिल चुके हैं। इसकी रसीद बनाकर फिर से उस नौजवान लड़के से भिजवा देना। रसीद में लिखा होने के कारण अजय समझ जाता है कि ये चकली उसके खाने के लिए नहीं है।
हो सकता है कि चकली एक या दो ज्यादा हो। ऐसा सोचकर वो सारी चकलियाँ गिन लेता है। ये मंत्री कैसा इंसान है, पूरे 100 चकली भिजवाए हैं, एक चकली भी ज्यादा नहीं है। मैं तो मंत्री बनने के लिए परीक्षा दे रहा हूँ ना, फिर मुझे इस तरह से चकली देने का काम क्यों सौंपा गया समझ नहीं आ रहा। उन्हें थोड़ा बहुत तो मेरे बारे में सोचना चाहिए था कि जब भी मुझे भूख लगे मैं इन चकलियों में से खा सकूं। मैं खा ही लेता हूँ। भूख से परेशान अजय उसमें से 5 चकलियाँ निकालकर खा लेता है। उसके बाद रसीद में लिखा हुआ 100 का आंकड़ा मिटाकर अजय वहाँ 95 लिख देता है और चकलियाँ वापस झोले में रख देता है। भूख मिटाकर थोड़ी ताकत आने की वजह से अजय फिर अपने सफर पर चल पड़ता है और रामपुरम पहुँच जाता है और मंत्री के कहे व्यक्ति से मिलता है। सुनिए, मुझे मंत्री मार्कंडे ने भेजा है, इस झोले को आपको देने के लिए कहा है। उसके बाद एक रसीद बनवाकर आपसे लेकर आने के लिए कहा है। ये लीजिए, रख लीजिए। कुल मिलाकर 95 चकली हैं। अजय का दिया हुआ झोला लेकर वो व्यक्ति अंदर की रसीद पढ़ता है और उसे 95 चकलियाँ मिली है, इस बात पर हस्ताक्षर करके रसीद अजय को वापस देता है। दूसरी तरफ पश्चिम की ओर निकला हुआ विजय ये जान लेता है कि उसे शिवपुर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी और फिर अपने आप से कहता है कि इसका मतलब है कि मंत्री ने जानबूझकर गांव नजदीक में है कहकर मुझे दूर भेज दिया। ये तो गलत बात है, लेकिन जाते वक्त हमें कुछ खाने को नहीं दिया, इसका मतलब वो हमारी परीक्षा ले रहा है। अब समझ में आया मुझे कुछ भी करके मंत्री की दी हुई ये स्पर्धा जीतनी है। लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख भी तो लगी है, जिसके कारण मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। पहले भूख का इलाज करना होगा, उसके बाद ही चलने की ताकत आएगी। फिर वो मंत्री का दिया हुआ झोला उठाता है और देखता है कि उसमें चकलियाँ हैं और एक रसीद है जिसमें लिखा है कि मैं 100 चकलियाँ भेज रहा हूँ और उसके बदले रसीद में लिखकर भेजो कि तुम्हें 100 चकलियाँ मिली है। इसका मतलब इस झोले में जो चकली है वो कम ज्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। ऐसा ही करूँगा, लेकिन मुझे भूख भी मिटानी है। लेकिन मेरे खाने की बात उस मंत्री को या फिर लेने वाले को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर विजय कुशलता से सोचता है, फिर एक एक चकली निकालकर उसका बाहर का किनारा तोड़ लेता है और बाकी की चकली झोले में वापस रख देता है। उसके भूख के हिसाब से उसे जितनी चकली खानी होती है उनके ही किनारे तोड़कर खाता है। खाकर पानी पीकर शिवपुर की ओर चला जाता है और उस व्यक्ति से मिलता है जिसे चकलियाँ देनी होती है, जो बदले में मुझे 100 चकलियाँ मिली है ये हस्ताक्षर करके देता है। फिर मंत्री के पास जाता है जहाँ अजय पहले से मौजूद होता है। बहुत खूब नौजवानों, तुम दोनों अपना अपना काम पूरा करके आ गए हो। लाओ, मुझे वो रसीद दे दो। फिर दोनों अपनी अपनी रसीद मंत्री को देते हैं। जहाँ विजय की रसीद में 100 चकली ली है ऐसा लिखा था और अजय की रसीद में 95 चकली ली है ऐसा लिखा था। मार्कंडे अजय को देखकर कहता है, क्या बात है अजय, मैंने तो तुम्हें पूरे 100 चकली दिए थे, तो फिर इसमें 95 चकली की बात क्यों लिखी हुई है? तो फिर मुझे तुम ये बताओ कि बाकी की 5 चकलियाँ कहाँ गयी? मंत्री जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इतनी दूर चलने के कारण मुझे भूख लग गई थी, इसीलिए उसमें से 5 चकलियाँ निकालकर मैं खा गया और अपनी भूख मिटा ली। आप बस ऐसा सोच लीजिए कि आपने वो मुझे पगार के तौर पर दे दी। अच्छी बात है, तुम्हें भूख लगी इसलिए तुमने उसमें से 5 चकलियाँ खा ली और पगार के तौर पर कह रहे हो, ये भी गलत नहीं है। और विजय ने उनकी दी हुई 100 के 100 चकलियाँ दे दी थी। ये जानकर और देखकर मंत्री बहुत खुश होता है और फिर विजय से कहता है कि तुम दोनों ने मेरे द्वारा दी हुई प्रतियोगिता को अच्छे से पूरा किया है। तुम दोनों की कुशलता मैं समझ चुका हूँ। अब एक ऐसी प्रतियोगिता रखूंगा जिससे पता चलेगा कि तुम दोनों में से किस में बल ज्यादा है और किस में कम। जो प्रतियोगिता रखने जा रहा हूँ वो आखिरी प्रतियोगिता होगी। तो क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? तैयार है मंत्री जी, आप बताइए कि करना क्या है। फिर मार्कंडे दोनों को बुलाकर एक एक गाड़ी देते हैं और उन गाड़ियों में एक एक पेटी रखी हुई होती है। फिर दोनों को बुलाकर मंत्री ऐसा कहता है, नौजवानों, ये देखो,
इन दोनों गाड़ियों में 2 पेटियां रखी हैं। एक एक पेटी दोनों गाड़ियों में। तुम में से एक जन एक पेटी को अवंती राज्य में और दूसरा इंसान दूसरी पेटी को अंग राज्य में लेकर जाएगा, जिसे हमारे राजा ने उपहार के तौर पर दिया है। ये बात तुम वहाँ बता देना और उनका जवाब लेकर वापस आना। मंत्री की कही बात अजय और विजय बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर अपनी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। अजय अंगराज्य और विजय अवंती राज्य की ओर। अजय अंगराज्य पहुंचकर महाराजा से मिलकर कहता है कि महाराज, मैं कांजीपटम से आया हूँ। उपहार के तौर पर यह आपको देने के लिए हमारे मंत्री ने भिजवाया है। आपसे विनती है कि कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। ऐसा कहकर लाई हुई पेटी अजय महाराज के सामने रखता है। फिर महाराज पेटी को देखकर कहते हैं कि बहुत खूब नौजवान, लेकिन इस पेटी में क्या है मैं जान सकता हूँ? जी हाँ महाराज, इसमें राख है जिसे आपको उपहार के तौर पर देने के लिए कहा गया। अब इसके बदले आपका क्या जवाब है ये जानना चाहता हूँ महाराज। पेटी में राख रखी होती है, जिसे देखकर महाराज अपमानित हो जाते हैं और तुरंत अपने मंत्री को बुलाते हैं और उससे ये कहते हैं, कौन है वहाँ? सबसे पहले इस पापी को कैद करो। एक राज्य का राजा होने के नाते मुझे ऐसी राख देकर इसने मेरा अपमान किया है। ध्यान रहे इस राज्य से ये जिंदा न जाने पाए। महाराज इस तरह चिल्लाकर कहते हैं। तब मौजूद मंत्री जी महाराज को शांत करके जल्दबाजी ना करें ऐसा कहते हैं। अजय के पास वह पेटी मंत्री मार्कंडे ने भेजी है और ये एक प्रतियोगिता का हिस्सा है। ये बात जानकर मंत्री अजय से ये कहते हैं, ओ नौजवान, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारे मंत्री ने जो प्रतियोगिता रखी है उस वजह से तुम यहाँ आए और इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अपनी इस पेटी को उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। समझ गए ना तुम? हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अपने मंत्री से जाकर ये कह दो, अब जाओ यहाँ से। इस तरह से मंत्री अजय को माफ करके भेज देते हैं। अजय को लगता है जैसे वो मौत के मुंह से बाहर आया हो। हे भगवान, बच गया ऐसा सोचकर अजय फिर से वह पेटी को गाड़ी में लाद कर वहाँ से निकलकर मंत्री के पास जाता है। वहाँ विजय अवंती राज्य में प्रवेश करने से पहले अपने आप से बात करता है। लगता है उस मंत्री ने जानबूझ के हमें इस तरह का कार्य दिया है। अगर इस तरह मैं राख को ले जाकर महाराज को दूंगा तब तो जरूर वो मेरा सर कलम कर देंगे। मुझे कोई युक्ति सोचकर इससे बाहर निकलना होगा। यही एक रास्ता है। फिर एक योजना बनाकर विजय अवंती के महाराज के पास जाता है। फिर उनको नमन करके महाराज से विजय ऐसा कहता है, महाराज, मैं कांजीपट्टनम से आपके लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। हमारे राजा और मंत्री आपको धन्यवाद कहकर आपको इसके अंदर मौजूद भस्म देने के लिए कहा है। क्या कहा? भस्म उपहार के तौर पर भेजा है? इसमें ऐसी क्या खास बात है नौजवान? महाराज, कुछ दिनों पहले हमारे महाराज काशी यात्रा पर जाकर आए हैं। वहाँ उन्होंने एक योगी के साथ बहुत बड़ा हवन किया था और ये भस्म उसी हवन कुंड का है। ये भस्म भूत प्रेतों को दूर रखेगी और आपके राज्य की आम जनता को हजारों आरोग्य और धन प्राप्त होगा। ये हमारे महाराज की शुभकामनाएं हैं। इसीलिए कृपया इस उपहार को स्वीकार कर ले महाराज। महाराज चाहते हैं आप दोनों की मित्रता और घनिष्ठ हो। अच्छी बात है। अपने महाराज से कहना कि उनका भिजवाया हुआ उपहार हमें पसंद आया और हम दोनों के बीच मित्रता कायम रहेगी। ये भी अपने महाराज से कह देना। इस तरह से अवंती के राजा बहुत खुश हो जाते हैं और वो भस्म की पेटी को लेकर विजय को अच्छी तरह भोजन खिलाकर उसको कांचीपट्टनम के राजा के लिए और उनके मंत्री के लिए उपहार देकर भिजवाते हैं। यहाँ अजय भस्म की पेटी के साथ वापस आकर मंत्री जी से ये कहता है, मंत्री जी, मैं तो आज मरते मरते बचा हूँ। ये समझ लीजिए, अगर मुझे पता होता कि राज्य दरबार में इतना बड़ा खतरा है तो मैं यहाँ काम नहीं करता। मुझे जाने दीजिए, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर अजय वहाँ से लौट जाता है और फिर विजय लौट कर आता है और राजा और मंत्री के लिए अवंती राजा का दिया हुआ उपहार देता है और अपने कुशलता पूर्वक किए हुए कार्य के बारे में मंत्री को बताता है। मंत्री जी, आपके साथ दरबार में काम करने के लिए कोई और प्रतियोगिता होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। नहीं विजय, नहीं। पहली प्रतियोगिता में ही जब उसने मुझसे छुपाकर चकली खाई थी तभी तुम जीत गए थे। लेकिन जब जान खतरे में हो तब युक्ति लगाकर कैसे अपनी जान बचाते हो यही जानना था। इसीलिए ये परीक्षा थी और इसमें भी तुम जीत गए और अजय हार गया है। आज से ही राज दरबार में काम करना शुरू कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी।
इस तरह मंत्री की रखी हुई कौशलता और बल इन दोनों परीक्षाओं को अपने कौशल से जीतकर विजय राज दरबार में काम पाकर खुशी से जीने लगा। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।